I was pursuing television in front of camera as an actor. I've seen several colors of the industry, if you say, तो लाइक ग्रे और डार्क कलर ज़्यादा मैंने एक्सपीरियंस किए थे इंडस्ट्री के, और ऑब्वियसली ब्राइट कलर्स भी थे वहाँ पर. एज ए ह्यूमन बीइंग वी आर फुल ऑफ जंक एट एवरी लेवल, एट फिजिकल लेवल, एट इमोशनल लेवल, एट साइकोलॉजिकल लेवल. और ये जंक कहाँ होती है? मेजरली हमारे सबकॉन्शियस में होती है. तो वो क्लेंस होने में वक्त लगता है. तो जब एटम, हर एक एटम में एनर्जी है, तो प्राण तो हर जगह है. हाँ, उसकी जो जागरूक अवस्था है वो हर जगह नहीं है. दैट मीन्स एनर्जी इज एवरीवेयर, बट कॉन्शियसनेस अलॉन्ग विद द एनर्जी वो वेरी करती है. तो हमारी मेडिकल फील्ड, आई रियली थैंक देम व्हेन दे हेल्प इन इमरजेंसी केसेस, एक्सीडेंटल केसेस. बट उसके अलावा मैं एक बात ये भी कहूँगा कि जो चीज़ उनको पता नहीं चलती है उसमें वो मेडिकेशन देते रहते हैं. और इन सारी मेडिकेशंस का हमारे माइंड पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट होता है. ये ब्रेन को डल करती जाती है मेडिकेशन. अग्ना चक्र पे बहुत लोगों के ब्लॉकेजेस होते हैं, इसीलिए उनको डे टू डे एक्टिविटीज़ में क्लैरिटी नहीं मिलती है. वो कन्फ्यूजन मोड में रहते हैं एंड डिसीजन मेकिंग उनकी वीक होती है. दे ऑलवेज हैव टू रिलाई अपॉन अदर्स कि मैं ये क्या करूँ, प्लीज़ टेल मी, गाइड मी. वो गाइडेंस नहीं होता है उनके पास, क्योंकि उनका थर्ड आई ब्लॉक हो रहा है. Hello, Namaskar everyone. Welcome to the Meeting Point podcast. Today we have a guest who is an energy healer, a yoga therapist, and who's also a spiritual counselor. So let's welcome Satyam Seth. Welcome to the podcast, Satyam. Namaskar, Sarika. I'm glad to be here, and I feel overwhelmed also that you called me on my podcast, and we are looking forward. We both are looking forward so that it could be engaging for our crowd, and they should, our audience should get something meaningful out of it. Out of this. So, इसकी शुरुआत करने से पहले हम prayer करेंगे. Okay. Let's fold our hands for prayer. For a small prayer, let's do it. कामाख्य वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते. जय काल भैरव, जय मारुति नंदन. Okay, we can start now. Lovely. Thank you. The Divine Mother has brought such magnificent changes in my life in last 1.5 years. कि now I see everything in her, and I see everywhere just the Divine Mother, nothing else. So that kind of vashikaran she has done on me. Oh my God. In short, I have to tell that. So let's start with your interesting journey. एक एक्टर से हीलर कैसे बन गए आप? एक्टर से हीलर, देखिए, कट शॉर्ट, स्पिरिचुअल जर्नी आसानी से शुरू नहीं होती है, या फिर इनवर्ड जर्नी आसानी से शुरू नहीं होती है. You got to take several beatings of time to come into this path. मेरे लिए जब मैं मुंबई में था, I was pursuing television in front of camera as an actor. मेरा जो प्रोजेक्ट था दिया और बाती हम, एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसने थोड़ी पॉपुलैरिटी गेन की थी. बट उस प्रोजेक्ट से पहले भी आई हैव सीन सेवरल कलर्स ऑफ द इंडस्ट्री, इफ़ यू से, तो लाइक ग्रे और डार्क कलर ज़्यादा मैंने एक्सपीरियंस किए थे इंडस्ट्री के, और ऑब्वियसली ब्राइट कलर्स भी थे वहाँ पर. बट जो चैलेंजेस, हार्डशिप्स, एंड अलॉन्ग विद दैट देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स इन द इंडस्ट्री विच आई मे नॉट, it would not be right to talk about इन फ्रंट ऑफ कैमरा. बट कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद आप नॉर्मल लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर आप खुद को उतना ट्रांसफॉर्म या चेंज नहीं कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू दी इंडस्ट्री. जो इंडस्ट्री डिमांड करती है आपको जिस तरह से, उस तरह से आप कई बार अपने आप को नहीं चेंज कर पाते हैं. तो मेरे अपने सेट ऑफ नॉर्म्स थे, मेरा एक जीने का तरीका था. आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस लाइफ इन दिस मैनर, दिस हाउ आई शुड बिहेव, और आई कैन गो ऑन दीज लाइन्स ओनली. बहुत ज़्यादा मैं सरेंडर के मूड में नहीं था इंडस्ट्री के लिए. बट देन टू विद डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड माई हार्ड वर्क, वट एवर आई गॉट इन द इंडस्ट्री, आई एम क्वाइट थैंकफुल फॉर इट. उसके अलावा अराउंड 4 to 5 years हुए थे मुझे इंडस्ट्री में. इन ऑल आई हैव स्पेंट अराउंड 8 years इन इंडियन टेलीविजन एज एन एक्टर. बट 4-5 सालों में ही मेरी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आया वेयर एवरी एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ was either grey or dark.
और वो स्टार्ट हुआ था मेरे रिलेशनशिप से। लाइफ का पहला प्यार था, जिसको कहते हैं पहला पहला प्यार, वो मुंबई जाके हुआ। बट उसी ने सबसे ज़्यादा मुझे सिखाया लाइफ में कि एक्चुअली व्हाट इज़ रियलिटी। मैं जब आया था मुंबई, मुझे लगता था कि जैसा मैं हूँ दुनिया वैसी है, बट वैसा था नहीं एक्चुअली। सो आई लर्न द ट्रू कलर्स ऑफ द वर्ड एंड learned how to be in it and how to be productive in such circumstances। तो वो काफ़ी बड़ी लर्निंग थी मेरे लिए। तो एक पॉइंट ऐसा आया when I found nothing pleasing or constructive with open eyes। तो जब कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि मैं खुली आंखों से देखूं क्या, हर तरफ तो मायूसी है, दुख है, पेन है, सौरो है, मिजरी दिख रही थी मुझे। उसके पहले मैं बताना चाहूँगा, कुछ महीने पहले स्वामी विवेकानंद केम इनटू माय लाइफ। मैंने उनको पढ़ना शुरू किया, द 4 पाथ्स प्रोपाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंदा, भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग एंड कर्म योग। वो पढ़ना शुरू कर दिया था, तो एक अवेयरनेस थोड़ी सी डेवलप हो गई थी। बट एक मोमेंट ऐसा आया कि फिर ऐसा लगा कि अब कुछ भी प्लीजिंग नहीं है, आई गॉट टू गो इनवर्ड नाउ। वो भी एक डिवाइन इंटरवेंशन था, डिवाइन कॉलिंग थी मेरी, एक नेचुरल कॉलिंग थी शायद, कि मुझे उस तरफ आना ही था, अपनी इनर जर्नी शुरू करनी थी। और अगर सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन इतने ज़्यादा चैलेंजिंग, पेनफुल नहीं होते तो शायद मैं स्टार्ट नहीं करता। बिकॉज ये तो ग्लैमर इंडस्ट्री है, इसमें आप थोड़ा सा मतलब लॉस्ट होंगे तो ये तो आपको पूरी लाइफ के लिए आपको ये ट्रैप कर सकती है। इट्स सच अ वर्ड ऑफ माया इफ यू से। तो थैंकफुली नाउ आई एम क्वाइट थैंकफुल कि उस टाइम पे मुझे इतनी मिजरी सौरव मिले कि दैट आई स्टार्टेड विद माय स्पिरिचुअल जर्नी एंड विद द डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। बट एज आई प्रोग्रेस्ड इन टू माई जर्नी, आई फाउंड कि देयर आर सो मैनी फोर्सेज इन दिस क्रिएशन, या हमारे जो मास्टर्स भी हैं, जो अभी नहीं हैं, जो पास्ट में थे, जो अपनी तपस्या करके गए हैं, वो उनकी जो सटल एनर्जीज हैं, दे आर ऑलवेज देयर इन दी क्रिएशन। तो जब व्हेन एवर आई यूज्ड टू सिट इन मेडिटेशन और ध्यान कोशिश करता था, जब भी कोशिश ध्यान लगाने की, तो तब एक अलग ही लेवल का, एक बहुत डिवाइन, या कह सकते हैं एक हायर अवेयरनेस का कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस होता था। और मैं जब वापस आता था उस अवस्था से, ध्यान की अवस्था से, तो कुछ अपने साथ लेके आता था। या तो मेरे एक जंक ऑफ सॉरोज, या जो पेन है पास्ट का, वो निकल जाता था, या फिर कुछ नए रेवलेशंस होते थे मुझे, या फिर लाइफ एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी के लिए एक्सेल हो जाती थी। तो बहुत से चेंजेस हुए ड्यूरिंग दी प्रोसेस, दी साधना दैट आई डिड, कंप्लीटली इंस्पायर्ड बाय दी, मोस्टली बाय द राजयोग प्रोपाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद। खुद ही करता रहा थोड़ा सा। हमेशा से ओम नमः शिवाय, शिवा वॉज माई ऑल टाइम फेवरेट, आई ऑलवेज लुक अप टू शिवा। तो वो करते करते जर्नी आगे बढ़ी। फिर योग में इंटरेस्ट आया मेरा, आई गॉट माई सेल्फ ट्रेन्ड इन टू प्रोफेशनल योग। उसके लिए मैंने ऋषिकेश से भी मल्टी स्टाइल योगा किया, पुणे से भी मैंने अपनी योगा ट्रेनिंग की, एंड देन YCB में डिफरेंट लेवल्स में मैंने खुद को ट्रेन किया। सो नाउ आई एम इनटू योग ऑल्सो। आई एम रनिंग स्टूडियो जहाँ पर योगा थेरेपी भी होती है, नॉर्मल योगा के क्लासेस भी होते हैं, और योगा टीचर्स ट्रेनिंग भी हम करते हैं, YCB टीचर्स ट्रेनिंग। एंड योग करते करते मैं कहूँगा 3 से 4 साल के बाद मेरी लाइफ में आई एनर्जी हीलिंग। आज से 7 से 8 साल पहले, 8 years back, I got initiated into Reiki. It's an energy healing modality given by Buddha. और उसके भी पहले अगर कहें तो इनकी जो रूट्स हैं ये वेदास से आती हैं, एनर्जी हीलिंग की रूट थी। यस। सो उसमें मेरा खुद का इनिशिएशन हुआ, आई स्टार्टेड माई हीलिंग, क्योंकि later on when I realized that we are full of junk as a human being, we are full of junk. Junk at every level, at physical level, at emotional level, at psychological level. और ये जंक कहाँ होती है? मेजरली हमारे सबकॉन्शियस में होती है। तो वो क्लेंस होने में वक्त लगता है। तो कोई भी जो हीलिंग प्रोसेस होता है, या स्पिरिचुअल प्रोसेस होता है, रिलीजियस प्रोसेस होता है, जो कि इंटेंस है, ये हमारी सबकॉन्शियस की क्लेंजिंग करता है। तो उसमें वी गॉट टू गो थ्रू सेवरल साइकोलॉजिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, एंड कभी कभी लाइफ में भी chaos आता है। तो हम समझ नहीं पाते हैं कि अरे भाई, मैं तो उसकी तरफ चल रहा था, मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है कि मतलब पहले लाइफ में अगर लाइफ 50-50 थी, 50% हैप्पीनेस तो 50% सॉरो, अभी लाइफ में जो हैप्पीनेस है वो 20% और सॉरो 80% क्यों आ रही है, या चैलेंजेस 80% और कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों आ रहे हैं इतने। मैनी टाइम्स वी वंडर, मैं भी पूछता था वाई मी व्हेन आई एम ट्राइंग desperately hard to come closer to you,
then why am I facing so many challenges in my life कि जो मैं चाहता हूँ वो तो मुझे मिल ही नहीं रहा है. I have been pushed to a different, altogether very different direction, altogether a completely uncharted realm, जो मुझे पता ही नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बट मुझे एक नेचुरली पुश किया जा रहा है कि चलो उस डायरेक्शन में, बिकॉज तब नहीं पता था मेरा पर्पस क्या है, मोटिव क्या है. आई वॉज जस्ट वॉकिंग, और इन द प्रोसेस बहुत सी चीज़ें छूटती गई. अगर मैं बताऊँ तो फ्रेंड्स, जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे वो धीरे धीरे दूर होते चले गए. मेरा अपना कनेक्शन मेरी फैमिली से भी बहुत लिमिटेड रह गया. आई वॉज सो मच गेटिंग इन्वॉल्व इन दिस सेल्फ जर्नी या इनर इंजीनियरिंग प्रोसेस, यू कैन से, कि बाकी सारी चीज़ों से एक मेरा डिटैचमेंट नेचुरली डेवलप होता चला गया. और वो इतना इंटेंस था कि धीरे धीरे मैं आइसोलेट हो गया सबसे. फ्रेंड्स कॉल करके कहते थे कि अब तू बात ही नहीं करता है, दिस एंड दैट. मैं अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स को भी कॉल नहीं करता था. आज की तारीख है मैं एक साल उनसे बात नहीं करता हूँ. तो अभी तो एक अवस्था कह लें, एक स्टेज ऐसी आ गई है आफ्टर 10-12 ईयर्स कि नाउ actually nothing affects me, no matter what is happening left right center. What is happening inside me 90% of the time it's my calling only. और बहुत chaos देखा है और शायद उम्मीद है कि फ्यूचर में भी थोड़ा देखूंगा. तो इस तरह से मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी है ये प्रोग्रेस हुई है. और आते 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 फिर 1.5 ईयर बैक, उससे पहले तक आई वॉज ओनली डूइंग ध्यान 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 ध्यान, इंटेंस ध्यान, एंड मोस्टली दी अग्ना, आई वॉज डूइंग वर्क ऑन माई अग्ना चक्र. फिर धीरे धीरे माँ की एंट्री मेरे जीवन में, जिनको हम माँ आदि शक्ति कह सकते हैं, मैं उनको माँ कामाख्या के रूप में देखता हूँ और मानता हूँ. तो उनकी एंट्री के बाद लाइफ में केओस और बढ़ गया. ऑल राइट, यस. पहले से मतलब ये इसको क्लेंजिंग बोल सकते हैं. क्लेंजिंग बोल सकते हैं इसको. जैसे मैं आप ही का एग्जांपल देना चाहूँगा. हमने ये पॉडकास्ट 1.5 से 2 महीने पहले शूट करने की कोशिश की थी. पहली बार हमने रिकॉर्ड भी कर लिया था, और वो बाद में देखा रिकॉर्ड नहीं हुआ. सेकेंड टाइम जब हमने फिक्स किया तो आपके पर्सनल लेवल पर कुछ इश्यूज हो गए, फिर हम शूट नहीं कर पाए. तो उसके बाद फर्स्ट पॉडकास्ट के बाद you yourself got initiated to Reiki level 1. आपने जब हीलिंग स्टार्ट की तो आपकी लाइफ में थोड़ा केओस आया. बाकी पॉजिटिव चेंजेस थे बट केओटिक चेंजेस ज़्यादा थे. तो आप भी थोड़ा सा उससे इन्फ्लुएंस हो गए कि what is actually happening, am I going in the right direction. तो ये होता है. क्यों होता है, शॉर्ट में बताता हूँ. whenever we try to take charge of our own life, right now 99.999 people are just going on an autopilot mode. लाइफ में जैसे उनके सबकॉन्शियस के पैटर्न्स उनको चला रहे हैं, जो हम प्रारब्ध अपना लेके आ रहे हैं, उसी एक फ्लो में हम बहते रहते हैं. हार्डली वी ट्राई टू चेंज द कोर्स ऑफ आवर लाइफ, इंटायर कोर्स. तो जब हम वो कोशिश करते हैं, एनी स्पिरिचुअल जर्नी मीन्स टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ नाउ. और तो मान लीजिए यू स्टार्टेड योर जर्नी एट द एज ऑफ 35, एवरेज एज 70-75. अकॉर्डिंग टू योगिक फिलॉसफी हम एक अपना प्रारब्ध लेके आते हैं अपनी लाइफ में. दैट मीन्स सेट ऑफ कर्मास लेके आते हैं जो हमें इस लाइफ टाइम में नलीफाई करने हैं. मान लीजिए 80 ईयर्स में नलीफाई करने हैं. नाउ एट द एज ऑफ 35 वी डिसाइडेड कि नाउ आई गॉट टू टेक चार्ज ऑफ माई लाइफ. आई वॉन्ट टू टेक माई इनवर्ड जर्नी और डिवाइन जर्नी, वॉट एवर यू कॉल इट, हार्डली मैटर्स. तब क्या होता है, ये जो बाकी के लाइफ बची है आपकी 30-35 ईयर्स की, और उसमें जो कर्मास बचे हैं नलीफाई होने के लिए, अब वो प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है. जब भी हम किसी भी इंटेंस रिलीजियस प्रोसेस है, भक्ति योग है या कर्म योग है या राज योग है, हठ योग है, एनर्जी हीलिंग मोडालिटी है, कोई भी किसी भी हीलिंग मोडालिटी स्पिरिचुअल पाथ पे हम बढ़ते हैं, तो हमारे कर्मास का जो नलिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत इंटेंस हो जाता है. तो जो हमें नेक्स्ट 30-40 ईयर्स में फेस करना है, वो शायद हमारी स्पीड पे डिपेंड करता है. हम शायद वो 5 ईयर्स में नलीफाई कर सकते हैं या 8 ईयर्स में, 10 ईयर्स में नलीफाई कर सकते हैं. इफ़ वी आर गोइंग इन अ रियली इंटेंस मैनर तो हो सकता है हम 2 to 3 ईयर्स में सब कुछ नलीफाई कर लें. बट जितनी इंटेंस हमारी साधना होगी, जितना इंटेंस हमारा स्पिरिचुअल प्रोसेस होगा, उतने ही इंटेंस और चैलेंजिंग हमारे टेस्ट होंगे, उतनी ही इंटेंस हमारी चैलेंजिंग जर्नी भी होगी. बिकॉज अभी जब तक हम अपने कर्मास को एक लेवल तक नलीफाई नहीं करेंगे, तब तक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन या स्पिरिचुअल लीप इज नॉट पॉसिबल.
ओके. एंड दैट्स फॉर श्योर, दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन पास्ट 12-15 ईयर्स अपनी खुद की जर्नी में, कि जब जब ऐसा लगा मुझे कि एक सेट ऑफ कर्मास, एक सेट ऑफ चैलेंजेस या एक सेट ऑफ लर्निंग मैंने ले ली है, उसके बाद आई फेल्ट दैट आई वाज प्रमोटेड टू द नेक्स्ट लेवल. तो आपको अपने चैलेंजेस को फेस करना होता है. कुछ कर्मास को, जो बहुत ही हार्ड कर्मास होते हैं, इंटेंस होते हैं, उनको नलीफाई करना होता है और अपनी लर्निंग सीखनी होती है. द टिल द टाइम वी आर मेकिंग और रिपीटिंग सेम मिस्टेक्स, ओके. हमें तब तक इवॉल्व नहीं किया जाता है. ऐसा कई बार होता है कि एक सिमिलर सेट ऑफ चैलेंजेस हमारी लाइफ में बार बार आते हैं, क्योंकि हम वही गलती कर रहे हैं जो हमने पहले की है, और वी आर नॉट रिएक्टिंग इन दी मैनर इन विच नेचर वांट्स अस टू. तो जब तक हम परफेक्ट वे में रिएक्ट नहीं करते हैं या परफेक्ट उस क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं नेचर को, तब तक हमारी लाइफ में सिमिलर सेट ऑफ चैलेंजेस आते रहते हैं. ओके. तो we are here for learning. What I have learned in past 15 years of my journey through hard hittings only, that we are here for learning and learning and learning. अब वो learning, जैसे आप क्लास में होते हैं, आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें 2 में आप एक्सेल कर रहे हैं, 1 में आप वीक हैं, 2 में एवरेज हैं. तो जिनमें आप वीक और एवरेज हैं वहाँ आपको हार्ड हिटिंग्स मिलेंगी. टीचर आपको कभी कभी स्केल से भी मारेंगी. बहुत ज़्यादा आप शैतानी करेंगे तो हो सकता है आपको स्लैप भी करा दें. दिस इज ऑल लाइफ इज. डिवाइन, कंसिडर डिवाइन और नेचर एज आर पेरेंट्स. तो वो हमें सिखाते हैं. हम जहाँ जहाँ गलतियाँ करते हैं वो हमें डराते भी हैं, वो हमें डांटते भी हैं, बट वो हमें संभालते भी हैं इन द एंड. सो द नेचर डिवाइन नेवर लीव्स अस. हम गिर सकते हैं, हम लड़खड़ा सकते हैं, हम डीमोटिवेट हो सकते हैं, बट अगर हमारा फेथ है towards the process that we are doing, and if we believe in ourselves and our connection with the divine, तो वो हमेशा at the end हमें संभालता है और हमें सही राह पर लेकर आता है. This is what I have experienced in last 15 years. Okay. So one thought comes to my mind is many people have done Reiki, मतलब सीखा है या healing करते हैं. Does this have anything to do with religion? हीलिंग मोडालिटी तो ऑलवेज एग्जिस्ट करती थी नेचर में. हमने इसको जब डिस्कवर किया तब शायद ही कोई रिलीजन था हमारे प्लानट पर अपार्ट फ्रॉम सनातन धर्म. तो और मैं उसको भी इससे, मैं सनातन धर्म से भी नहीं जोड़ता हूँ उसको, चलिए, बिकॉज इट्स अ हीलिंग मोडालिटी, वेरी सिंपल हीलिंग मोडालिटी. अगर मैं आपको मिनिमम वर्ड्स में बताऊँ तो क्या होता है इसमें, हम इन्वोक करते हैं कॉस्मिक एनर्जी को. कॉस्मिक एनर्जी क्या है? प्राण शक्ति है, वाइटल एनर्जी है. हमारी अपनी बॉडी में कितने सारे प्रोसेस चलते रहते हैं. डाइजेशन चल रहा है, मेटाबॉलिज्म चल रहा है, अपना हमारा नर्वस सिस्टम चल रहा है, लिम्फेटिक सिस्टम चल रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, लिवर कितने जूसेस प्रोड्यूस कर रहा है. ये सब कैसे हो रहा है? some energy is doing it, some higher force is doing it, which is way beyond our लॉजिकल माइंड. हम चाह के भी कुछ भी इसमें से नहीं कर सकते हैं. वी कैन नॉट इवन ग्रो आर नेल. जब हम अपना नाखून बड़ा भी नहीं कर सकते हैं, एंड इफ़ वी चैलेंज दैट आई एम कंट्रोलिंग माई लाइफ, देन इट इज़ अटर फुलिशनेस, नथिंग एल्स. तो देयर आर सो मेनी प्रोसेस गोइंग इनसाइड अस विच इज़ डन बाय सम ग्रेटर फोर्स. उसको हम वाइटल एनर्जी कहते हैं, उसको हम प्राण शक्ति कहते हैं, उसको हम रेकी कहते हैं. तो रेकी कुछ और नहीं है, इट्स अ यूनिवर्सल एनर्जी. इसको रेकी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये साइंस तो वेदास और बुद्ध के टाइम से आ रही है, गौतम बुद्ध के टाइम से, बट बीच में ये वर्ल्ड वाइड नहीं पता था. मे बी बहुत रेयर लोग इसको प्रैक्टिस करते होंगे और वो लोग ज़्यादा सोसाइटी में नहीं थे. बट लेट 18th सेंचुरी में डॉक्टर मिकाओ उसुई हु वॉज अ जापानीज फिजिशियन, वो डॉक्टर थे वहाँ पर जापान में. ही वॉज क्वाइट अ ह्यूमैनिटेरियन. तो उनको लगता था आई कैन हील पीपल एट फिजिकल लेवल, मुझे लोगों को माइंड लेवल एंड बियॉन्ड दैट भी हील करना है. ही वॉज क्वाइट स्पिरिचुअल. उनको पता था कि इंडिया में कुछ इंडिया के वेदास में और बुद्धा के लोटस सूत्रास में ऐसी हीलिंग मोडालिटीज़ हैं जिनसे कि टच करके लोगों को हील किया जा सकता है. ही केम है इन इंडियन कॉन्टिनेंट में, वो रहे, वो काशी में भी रहे हैं, वो मोनेस्ट्रीज़ में भी जाके रहे हैं, उन्होंने वेद भी पढ़े हैं, उन्होंने बुद्ध के लोटस सूत्रास भी पढ़े हैं. वहाँ से उनको हीलिंग मोडालिटी मिली है. बट अगेन दिस गोज़ बाय गुरु शिष्य परंपरा. इसमें शक्तिपात चाहिए, इनिशिएशन चाहिए. तो वैसा कोई गुरु उनके पास था नहीं. तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आई गॉट दिस मोडालिटी, कुछ तो है जो हील कर सकता है लोगों को वे बियॉन्ड योर बॉडी एट अ वेरी डीपर लेवल. अब
शायद उनको उनकी भी डिवाइन कॉलिंग रही होगी कि उन्होंने कहा है कि मुझे तो इसका इनिशिएशन चाहिए, अगर कोई गुरु नहीं है तो डिवाइन मुझे देगा इनिशिएशन। तो ऐसा बताते हैं कि वो 21 डेज उन्होंने एक माउंटेन पे जाके फास्टिंग की थी। 21 डेज बहुत बड़ा पीरियड होता है। 21 डेज के बाद लाइटिंग स्ट्रक हुई और उनको ही गॉट फेंटेड, और 21 डेज में उनको जो डैमेज हुआ था फास्टिंग का और उस जगह पे कंटिन्यूसली रहने का, तो वो जब वापस उठे हैं, वेकफुलनेस में आए हैं, तो वो कम्प्लीटली हील हो चुके थे। तो उन्होंने कहा जब मैं हील हो गया हूँ तो डेफिनेटली ये वर्क करेगी, एंड रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। फिर वो सोसाइटी में आए, फिर उन्होंने इसको स्प्रेड किया, उन्होंने इसका नाम रेकी रख दिया। अब इसका नाम एक इंडियन भी हो सकता था अगर किसी इंडियन ने इसको पॉपुलर किया होता। तो अल्टीमेटली रेकी इज़ यूनिवर्सल एनर्जी एंड नथिंग एल्स। इसका रिलीजन से दूर दूर तक कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कनेक्शन नहीं है। ये सिंपली करती क्या है, जब हम इसका आवाहन करते हैं, रेकी को इन्वोक करते हैं, तो ये प्राण ऊर्जा है जो हमारे सहस्त्रार से, क्राउन चक्र से फ्लो होती है पूरी बॉडी में, और हमारे पाम से ये एमिट होती है। तो अब इसको हम करते क्या हैं, अकॉर्डिंग टू योगिक टर्मिनोलॉजी 72,000 नाड़ियाँ, 72,000 नाड़ीज व्हाट, एनर्जी पाथवेज। तो एनर्जी कंटिन्यूसली फ्लो करती रहती है हमारी एनर्जी बॉडी में। तो वही एनर्जी हमारे ऑर्गन्स को मिलती है, पूरी बॉडी को मिलती है, वही एनर्जी हमारे माइंड को मिलती है। तो जब एनर्जी बॉडी में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ आवर सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, बिकॉज ऑफ आवर फॉल्टी थिंकिंग, वी डोंट नो हाउ टू मैनेज आवर लाइफ, उसकी वजह से जब एनर्जी बॉडी ब्लॉक होती है तो हमारे चक्रास ब्लॉक होते हैं, जो कि एनर्जी बॉडी के एनर्जी सेंटर्स हैं। नाड़ीज आर एनर्जी पाथवेज, चक्रास आर एनर्जी सेंटर्स, जहाँ पर एनर्जी स्टोर होती है हमारी बॉडी में। तो देर आर अराउंड 114 चक्रास इन आवर बॉडी, जिसमें से 7 हम मेजर लेके चलते हैं, मूलधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, अग्ना एंड सहस्त्रार, विच इज above the crown, 2 inches above the crown। ये 7 मेजर चक्रास हैं। इनको आप समझ लीजिए 7 मेजर एनर्जी सेंटर्स ऑफ आवर बॉडी, जहाँ पर एनर्जी स्टोर करते हैं हम। तो जब एनर्जी बॉडी में ब्लॉकेजेस आते हैं हमारे, तो चक्रास में भी ब्लॉकेजेस आने लगते हैं, बिकॉज चक्रा का जो स्टोरेज है एनर्जी का वो कम हो जाता है, क्योंकि हम जो एनर्जी अभी ड्राइव कर रहे हैं कॉस्मॉस से, व्हेन वी गो इनटू डीप स्लीप, तब हम कॉस्मिक एनर्जी चैनलाइज करते हैं, या व्हेन वी आर ईटिंग फूड वी आर चैनलाइजिंग कॉस्मिक एनर्जी, दैट मीन्स प्राण शक्ति। जब हम श्वास ले रहे हैं उससे भी कॉस्मिक एनर्जी मिल रही है। तो जब पाथवेज ब्लॉक हो जाते हैं तो चक्रास तक, जो स्टोर हाउस है एनर्जी के, प्रॉपर एनर्जी पहुंच नहीं पाती है, वहाँ पर एनर्जी की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से चक्रास ब्लॉक होने लगते हैं। चक्रास आर रिलेटेड टू डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ एंड पर्सनालिटी। सपोज अगर हमारा विशुद्धि चक्र है और अगर कोई इंसान सप्रेशन में रह रहा है, फ्रीडम नहीं है उसमें, और सेंस ऑफ बॉन्डेज और सेंस ऑफ एक ट्रैप में वो अगर जी रहा है, वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, जो कि मोस्टली फीमेल्स के साथ होता है आफ्टर मैरिज। थायराइड फीमेल्स ही को क्यों होता है 80% ऑफ द टाइम। आप हार्डली सुनेंगे कि थायराइड किसी मेल को हुआ है, रेयरली वी फाउंड केसेस। इसलिए क्योंकि फीमेल्स जब शादी करके जाती हैं एक घर में, तो जैसा कि मैंने भी देखा है कई जगह पर माँ बाप कहते हैं कि जाओ, नाउ दैट इज़ योर होम, यू हार्डली गॉट एनीथिंग टू डू विद अस नाउ, कभी कभी आ जाना, उतना ठीक है, बाकी पेन हो है, सॉरो है, हैप्पीनेस है, जॉय है, तुम देखो। तो वहाँ पर अगर उनको वैसा घर नहीं मिला तो वो कहीं ना कहीं एक ट्रैप्ड हो जाती हैं, वो किसी से अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाती हैं, उनको कई जगह फ्रीडम नहीं मिलता है, उनको एक ट्रैप में रखा जाता है। तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच ख़त्म हो जाती है, वो खुद को बिल्कुल बंधा हुआ महसूस करती हैं, कम्युनिकेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनका विशुद्धि चक्र ब्लॉक होता है। अब विशुद्धि ब्लॉक होगा तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं। अगर विशुद्धि ब्लॉक हुआ, थायराइड ब्लॉक होंगे, पैराथायराइड की फंक्शनिंग डिक्रीज होगी, तो उसमें इम्बैलेंस आएगा। तो या तो थायराइड की फंक्शनिंग शूट अप हो जाएगी या बहुत डिक्रीज हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। शूट अप हो जाएगी तो वी वुड गेट हाइपरथायराइड, विच इज़ रेयर केस। मोस्टली केसेस में जो हमारी थायराइड एक्टिविटी है वो डल होती है, तो दैट्स वाई हाइपोथायराइड इज़ क्वाइट कॉमन राइट नाउ। तो ये हमारे चक्रास का रोल प्ले है हमारी फिजिकल बॉडी में, और हमारा माइंड, फिजिकल बॉडी और चक्रास कैसे कनेक्टेड है मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। इसी तरह से पीसीओडी भी बहुत कॉमन है, बिकॉज स्वादिष्ठान चक्र में ब्लॉकेजेस होते हैं आजकल की जो स्ट्रेसफुल लिविंग है और उसकी वजह से। सो अब हम एनर्जी हीलिंग में क्या करते हैं, हम एनर्जी को इन्वोक करते हैं, इसको चैनलाइज करते हैं बॉडी में।
ये जाके चक्रास को अनब्लॉक करती है, एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी। चक्रास में जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हटाती है, हमारे नाड़ियों को शुद्ध करती है, नाड़ी से ब्लॉकेजेस को हटाती है। तो जैसे जैसे हमारी एनर्जी बॉडी अनब्लॉक होने लगती है, चक्रास हमारे एक्टिवेट होते हैं, रीअलाइन होते हैं, और उनमें जो प्राण का क्वांटम है, एनर्जी का जो क्वांटम है, वो बढ़ना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो बढ़ता है, हमारी फिजिकल हेल्थ बेटर होने लगती है, मेंटल हेल्थ बेटर होने लगती है, लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स बेटर होने लगते हैं, हमारे ऑरा में जो नेगेटिविटी होती है वो अपने आप हटने लगती है। तो दिस इज द साइंस बिहाइंड एनर्जी हीलिंग एक्चुअली। लवली। और सुना है रेकी कैन बी गिवन लॉन्ग डिस्टेंस ऑल्सो, मतलब ज़रूरी नहीं कि आमने सामने बैठे, है ना? अगेन it's energy which is present everywhere in the cosmos. राइट। तो इसमें डिस्टेंस का कोई लिमिटेशन है नहीं, डिस्टेंस कहीं से हमें लिमिटेड नहीं करता है हीलिंग के लिए। एंड अगेन जैसे 1-on-1 सेशंस में इन पर्सन तो सामने पार्टिसिपेंट होता है, हम उसको टच करके हील कर सकते हैं। बराबर। बट डिस्टेंस में हाउ इट वर्क्स कि जब हम एनर्जी को इन्वोक करते हैं, एनर्जी इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, उसको इन्वोक करना पड़ता है, जागृत करना पड़ता है। ठीक है, एनर्जी तो हर जगह है। तो अगर मैंने यहाँ बैठ के भी एनर्जी को इन्वोक किया और सामने जिनको मुझे डिस्टेंस हीलिंग भेजनी है उनकी फ़ोटोग्राफ मेरे पास है, उनका नाम मेरे पास है, ये 2 चीज़ें चाहिए। तो जस्ट प्लेसिंग देयर फोटोग्राफ एंड कॉलिंग देयर नेम, एज सून एज आई स्टार्ट इन्वोकिंग द एनर्जी, विद इन फ्यू सेकेंड्स उनके पास हीलिंग शुरू हो जाएगी। अभी एक पैरामीटर ये आता है कि सामने वाला जो इंसान है वो कितना रिसेप्टिव है। हाँ, इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर रिसेप्टिविटी। कई लोग बहुत ही लॉजिकल रैशनल होते हैं, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है, समथिंग वी कैन नॉट सी, आई डोंट बिलीव इट। तो ऐसे लोगों को हीलिंग का इफेक्ट देर में आता है। बट पीपल हु अंडरस्टैंड दैट वी आर लिमिटेड बीइंग्स एंड यूनिवर्स हैज़ वे मोर थिंग्स दैट वी कुड एवर इमेजिन, तब हमारी रिसेप्टिविटी अच्छी होती है, बिकॉज वी आर ओपन फॉर एवरीथिंग। तब हम एनर्जी को जल्दी रिसीव करते हैं और हमारी हीलिंग भी जल्दी होती है। उनको पता होना चाहिए कि उन पे हीलिंग कर रहे हैं। अगर पता होगा तो हीलिंग का इफेक्ट बेटर आएगा, स्ट्रॉन्ग आएगा। पता नहीं है तो हीलिंग स्लोली वर्क करेगी, बट करेगी फॉर श्योर। वाओ। और किसी नहीं कर सकते, किसी नहीं दे कर सकते हैं, हु कैन नॉट बी और हु शुड नॉट बी हील्ड रेकी ऐसा हीलिंग कुछ ऐसा है ही नहीं है एक्चुअली। ये इतनी सॉफ्ट एनर्जी है और इतनी सेफ एनर्जी है, इट्स नॉन इन्वेजिव एग्जैक्टली, कि आप इसको टू अ प्रेग्नेंट लेडी आप उसके वूम को हील कर सकते हैं। या यू कैन स्टार्ट हीलिंग राइट फ्रॉम दी वूम इटसेल्फ। और वूम में जब हीलिंग होती है तो वहाँ पर जो इनकरेक्शंस हैं ड्यूरिंग दी फीटस फॉर्मेशन, वो सब अपने आप करेक्ट किए जा सकते हैं अगर रेगुलरली आप एक कंसीविंग मदर को हीलिंग दे रहे हैं। तो ये मोडालिटी इतनी सेफ है, ऐसा होता है, ऐसा लोग करते हैं और हीलिंग दी जाती है वूम को भी। तो जब हम वूम को हीलिंग दे सकते हैं तो फिर कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है अनसेफ होने का। हम किसी को भी कभी भी एट एनी पॉइंट हीलिंग दे सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली सेफ एंड इट स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर राइट नाउ। अगर कोई इंसान सेल्फ हीलिंग स्टार्ट करता है तो लाइफ के जिस पॉइंट पे है, अगर आपको फिजिकल लेवल पर ज़्यादा चेंजेस अभी रिक्वायर्ड हैं तो आपके फिजिकली ज़्यादा होंगे, मेंटली रिक्वायर्ड है मेंटली ज़्यादा होंगे, और उसके बाद फिर एनर्जी लेवल पर चेंजेस होते हैं एंड स्लोली इट स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद यू एट कार्मिक लेवल। फिर स्लोली आप जैसे जैसे इसमें एक्सेल करते हैं ये आपके कार्मिक लेवल पर चेंजेस करती है। एंड नाउ व्हेन आई सी पीपल की जो कि डे टू डे चैलेंजेस फेस करते हैं, कभी कभी मेरे पास आते भी हैं इन फॉर हीलिंग एंड ऑल, तो उनकी लाइफ में सपोज चाहे फिजिकल लेवल पर इशू हो चाहे मेंटल लेवल पर, आई एम इनटू 2 मोडालिटीज़, योग एंड एनर्जी हीलिंग। तो जब मैं दोनों मोडालिटीज़ को क्लब करके हील करता हूँ तो इट हैज़ ऑलवेज गिवन मी मैजिकल इफेक्ट्स। एक मैं आपको केस ऐसा बताना चाहूँगा जहाँ पर दोनों मोडालिटीज़ मैंने यूज़ की थी। आई एम प्रैक्टिसिंग इन पुणे। मेरे पास आर्मी से एक कर्नल आए, वो अभी भी वर्किंग है, फोर्स आर्मी में हैं वो। जब मेरे पास आए थे उनके 3 बाईपास सर्जरी हो चुके थे, 3 बाईपास सर्जरी से 3 बाईपास या उसके बाद भी वो अलाइव थे और एक नॉर्मल हेल्थ में तो थे, ऐसा कह सकता हूँ मैं। और 14 ब्लॉकेजेस थे उनके इन ऑल। तो बट उनकी वाइफ मुझे खींच के उनको लेके आई थी मेरे पास कि सर इनके
सेशन स्टार्ट करना है, बिकॉज मैं लखनऊ जा रही हूँ वापस, मुझे पता है मैं चली गई तो ये स्टार्ट नहीं करेंगे, मैं इनको बोलती रहती हूँ। तो वो मेरे पास आए और हमने कहा कि ठीक है, हम योगा थेरेपी भी करेंगे इसमें और एनर्जी हीलिंग भी करेंगे। सो राइट फ्रॉम नेक्स्ट डे वी स्टार्टेड लाइक थ्राइस अ वीक योगा थेरेपी, थ्राइस अ वीक एनर्जी हीलिंग। अब मैं आपको बताऊं, पिछले 2 सालों से वो बस वॉक करते थे, बेसिक वॉक, नथिंग एल्स। कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी सब बंद हो चुके थे उनकी लाइफ में। 2 महीने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि सर, yesterday I played my favorite sport बैडमिंटन and that to 2 sets in a day। तो मैंने कहा भाई कमाल है। तुमने कहा जब 2 महीने में चेंजेस हैं, देखते हैं 3 महीने बाद क्या होता है। हमने सेम हीलिंग प्रोसेस कंटिन्यू किया, योगा थेरेपी, एनर्जी हीलिंग। 3 महीने के बाद उन्होंने बताया कि सर अभी मैं एक दिन में 5 सेट भी खेल पा रहा हूँ बैडमिंटन के। वाह। तो एक इंसान जो जिसके जीवन में शायद ये भी उम्मीद नहीं थी कि आप नेक्स्ट 1 ईयर भी वो जी पाएगा, वो उसके एनर्जी लेवल इस स्तर पर थे, उसकी एनर्जीज, कि वो अब जॉग भी कर सकते थे, बेसिक जॉगिंग भी कर पा रहे थे वो, और वो बैडमिंटन भी खेल पा रहे थे 4 से 5 सेट दिन में। पर्सन हु हैज़ गॉन थ्रू 3 बाईपास सर्जरीज। तो ये मिरेकल है, ये साइंस है एनर्जी हीलिंग की और योगा थेरेपी की। एंड देन आई रियलाइज द रियल पावर। खुद पे तो मैं एक्सपीरियंस कर रहा था, बट आई वॉज नॉट इन टू दैट काइंड ऑफ ट्रॉमा और स्टेट कि मेरे इतने सर्जरीज हो गए हैं। बट जब किसी और पर मैंने एक्सपीरियंस किया जिसकी फिजिकल और मेंटल कंडीशन भी उनकी काफ़ी डिस्टर्ब थी टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बिकॉज हैंगर इश्यूज थे, काफ़ी हद तक चीज़ें थी, तो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट चीज़ें सिर्फ 3 महीने में हो गई, उनकी हेल्थ इतनी इम्प्रूव हो गई। तो मुझे एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आया कि भाई योगा से तो मिरेकल हो रहे थे, बट एनर्जी हीलिंग को साथ में रख के इतनी स्पीडी रिकवरी होती है, जो शायद हम इंडिविजुअली योग से 6 महीने में ट्रीट करेंगे, वो रिजल्ट हमें 1.5 to 2 months में मिलते हैं बाय कंबाइनिंग बोथ दी मोडालिटीज। इनको हम लोग एनिमल्स के साथ भी कर सकते हैं। वी कैन हील एनिमल्स ऑल्सो। I think they are much more grounded than we are, no? More connected with nature. More connected with nature, less distracted. Human beings तो बहुत distracted Yeah. होते हैं, बहुत conflicted mode में होते हैं, damaging होते हैं। Actually we are the most damaging species on this entire planet। तो बाकी सारी species को हमसे खतरा है, अभी big time खतरा है। हम खत्म हो जाए, nature would be happy। बट अगर हम रहेंगे तो बाकी कोई बचेगा नहीं बचेगा, उसकी गारंटी बहुत कम है। तो एनिमल्स को ऑब्वियसली उनकी रिसेप्टिविटी बहुत अच्छी होती है। एंड रेकी कुड बी वेरी वेल गिवन टू एनिमल्स, और बहुत अच्छा वर्क करती है रेकी हीलिंग। चाहे हम डॉग को दे रहे हैं, अपने कैट को दे रहे हैं, रैट को दे रहे हैं, एंट को दे रहे हैं, पिजन को दे रहे हैं, लाइन को दे रहे हैं, डजेंट मैटर। आप किसी भी क्रीचर को ये हीलिंग दे सकते हैं। नॉट जस्ट एनिमेटेड थिंग्स, आप नॉन एनिमेटेड को भी एनर्जी हीलिंग दे सकते हैं। आप अपने सोफ़ा को हील कर सकते हैं, आप अपने एनर्जी, आप अपने टेबल की एनर्जी बढ़ा सकते हैं। एटम तो हर जगह है, हमारे बॉडी किसी भी ऑब्जेक्ट की स्मॉलेस्ट यूनिट एटम है। हमारे बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट हम सेल कहते हैं, सेल की भी स्मॉलेस्ट यूनिट एटम है। तो अल्टीमेटली एवरीथिंग कम्स डाउन टू एटम। तो जब एटम, हर एक एटम में एनर्जी है, तो प्राण तो हर जगह है, प्राण शक्ति हर जगह है। हाँ, उसकी जो जागरूक अवस्था है वो हर जगह नहीं है। दैट मीन्स एनर्जी इज एवरीवेयर, बट कॉन्शियसनेस अलॉन्ग विद द एनर्जी वो वेरी करती है। एक एंट में कॉन्शियसनेस का लेवल अगर इतना है, तो वहीं एक कैट में इतना है, डॉग में इतना है, वहीं स्नेक्स में इतना है, ह्यूमन बीइंग्स में इतना है। अच्छा, तो अल्टीमेटली कॉन्शियसनेस वेरीज। एनर्जी हर जगह है, कॉन्शियसनेस हर जगह नहीं होती है, या कॉन्शियसनेस होती भी है तो वो सुप्त अवस्था में है, डॉर्मेंट फेज में है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कॉन्शियसनेस हर जगह नहीं होती है। एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस, दीज आर लाइक 2 sides ऑफ कॉइन, ये हर जगह मौजूद है। एनर्जी इज द डिवाइन मदर शक्ति, एंड कॉन्शियसनेस इज आर शिवा, सुप्रीम कॉन्शियसनेस। तो जिसको हम शिव और शक्ति कहते हैं अकॉर्डिंग टू आर वेदास। तो ये हर जगह मौजूद हैं। इसी तरह से एनर्जी और अवेयरनेस, आपको पता है जब 2 people कम टुगेदर टू प्रोड्यूस अ लाइफ, तो उस प्रोसेस में जब एक स्पर्म जाता है, बिलियंस ऑफ स्पर्म जाते हैं, बट हर एक स्पर्म में 2 ही चीज़ें होती हैं, एनर्जी अवेयरनेस, एनर्जी अवेयरनेस, ये 2 एलिमेंट होते हैं एक स्पर्म में भी। तो दैट मीन्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग देयर आर जस्ट 2 evolutes,
वन इज शिवा, वन इज शक्ति, वन इज एनर्जी, वन इज अवेयरनेस। तो एनर्जी और अवेयरनेस हर जगह है, हर अनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट में भी एनर्जी है, तो इसलिए हम एनर्जी को चैनलाइज हर जगह कर सकते हैं। इसीलिए जब आप देखेंगे किसी घर में आप जाएंगे जहाँ पुरानी चीज़ें ज़्यादा हैं, जहाँ उन्होंने पुराना जंग इकट्ठा कर रखा है, वहाँ की वाइब्रेशंस लो होती हैं। अच्छा। आप जाके देखिए, ऐसे घरों में आपको लगेगा, मतलब आपका मूड जो है वो थोड़ा सा डल हो जाएगा, आपको लगेगा कि ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। वहीं जिस घर में मिनिमम चीज़ें होंगी, सेलेक्टेड चीज़ें होंगी, जो क्लीन होगा घर, वहाँ की वाइब्रेशंस अपने आप बढ़ती हैं। तो हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक वाइब्रेशन है, हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक ऑरा है। तो जहाँ पर एनर्जी है, वाइब्रेशन है, हम उसकी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, उसकी वाइब्रेशंस को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्लेंस कर सकते हैं उसको हम। चाहे हमारा पेन हो, चाहे हमारी डेस्क हो, हमारी बुक हो, इवन रेकी हम फ्यूचर इवेंट्स को दे सकते हैं। फ्यूचर इवेंट्स जो हुई नहीं है अभी तक, जो हुई नहीं है, हम एनर्जी बॉल क्रिएट करके विजुअलाइज करेंगे अपना फ्यूचर इवेंट कि मुझे फ्यूचर इवेंट ऐसा चाहिए या मुझे आउटकम ऐसा चाहिए, और उसमें अगर हम एनर्जी बॉल को चैनलाइज करेंगे विद फुल कन्विक्शन, और ऐसा हम 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, तो 90% चांसेस हैं कि वो रिजल्ट जो होगा वो जो हम चाहते हैं वैसा ही होगा। ओके। तो एनर्जी कैन बी सेंट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, किसी भी डायमेंशन में। राइट, सो दिस इज लाइक मैनिफेस्टेशन, कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जो चाहिए आपको। विदाउट एनर्जी जब आप मैनिफेस्ट करते हैं तो मेंटल लेवल पर एनर्जी जाती है, बट उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है। जब आप उसको हीलिंग मोडालिटी लाइक पावरफुल मोडालिटीज़ लाइक रेकी उसके साथ क्लब कर देते हैं, तो आप कॉस्मोस से एक्स्ट्रा एनर्जी लेके अपने गोल की तरफ भेज रहे हैं, ताकि गोल का मैनिफेस्टेशन आपके चांसेस बढ़ जाएं, काफ़ी बढ़ जाते हैं। डज इट हेल्प? आई एम श्योर इट डज, राइट? हु हैज़ गॉन थ्रू ट्रॉमा, क्योंकि कई मतलब आई थिंक हीलिंग के लिए वही लोग आएंगे ना जो हु आर गोइंग थ्रू सम ट्रॉमा, या जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, या नॉर्मल लोग भी आ जाते हैं। हीलिंग की रिक्वायरमेंट सबको है। एवरी पर्सन इज़ गोइंग थ्रू स्ट्रेस राइट नाउ। वो स्ट्रेस कभी कभी मैनेजेबल होता है, कभी कभी नॉन मैनेजेबल हो जाता है, एंड व्हेन इट्स अ लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेस एंड यू कीप ऑन एनकाउंटरिंग सच इवेंट्स इन योर लाइफ जो कि स्ट्रेस को बढ़ाते रहते हैं, तो हीलिंग की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। बट इनिशियल लेवल पर जो हमारा स्ट्रेस होता है, तो अगर आप वंस अ वीक हीलिंग करवा रहे हैं, या आप खुद ही इनिशिएट हो जाइए लेवल 1 में, यू कैन हील योर सेल्फ। तो इफ़ यू आर एट नॉर्मल लेवल ऑफ स्ट्रेस, जैसे डे टू डे स्ट्रेस होता है वर्क लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, सो देन यू कैन गो फॉर सेल्फ हीलिंग। अगर स्ट्रेस उससे आगे बढ़ चुका है, वो थोड़ा सा क्रॉनिक हो गया है स्ट्रेस आपका, या वो आपके बिहेवियर में, बॉडी में रिफ्लेक्ट करने लगा है इन टर्म्स ऑफ नर्वसनेस, इंसोम्निया, स्लीपलेसनेस, इरिटेबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन, अगर ये डेवलप हो रहा है, तो शायद सेल्फ हीलिंग आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगी। तब आपको रिक्वायरमेंट है एक हीलर की। क्योंकि हीलर जब इनिशियल लेवल ऑफ रेजिस्टेंस हटाएगा, इनिशियल लेवल ऑफ ब्लॉकेजेस हटाएगा आपके एनर्जी बॉडी से, देन यू कैन गेट योर सेल्फ इनिशिएटेड टू सेल्फ हीलिंग। तो हीलिंग की रिक्वायरमेंट सबको है, और इसको कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि एट टाइम्स मेरे पास केसेस आते हैं कुछ डिप्रेशन के। एक इंटरेस्टिंग केस आया था, रीसेंट केस आया था, मैं बात करता हूँ उसकी। गुवाहाटी से मेरे पास कॉल आया, मेरी स्टूडेंट थी योगा की, उन्होंने मेरे पास से योगा टीचर्स ट्रेनिंग किया था, उनके रिलेटिव रहते हैं गुवाहाटी में, कपल हैं, हस्बैंड वाइफ, उनकी बच्ची है अभी वो 6 या 7 साल की है, क्लोज टू 7 ईयर्स। राइट फ्रॉम व्हेन शी वाज 2 उसको सीजर्स आते हैं, एपिलेप्टिक सीजर्स। तो उसको ब्लैकआउट हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाती है, कभी कभी शिवरिंग भी होती है। नाउ ऐसा उसको होना शुरू हुआ एट द एज ऑफ 2। डॉक्टर के पास गए, वो डॉक्टर ने ओपिनियन दिया अपना कि सीजर्स हैं, मेडिकेशन पे रखना पड़ेगा। पहले 1.5 ईयर की मेडिकेशन बताई, अब उसके बाद उसको 3 ईयर्स की कर दी कि 3 साल मेडिकेशन लेनी पड़ेगी। तो शायद वो 2 साल के बाद जब डॉक्टर के पास जा रहे थे रेगुलर चेकअप के लिए, फिर से सीजर आया, और वहाँ डॉक्टर के पास ही आया, उनके क्लिनिक में आया। अब डॉक्टर ने क्या कहा कि भाई 3 साल तो नहीं लगता है, नाउ आई थिंक शी गॉट टू बी ऑन मेडिकेशन फॉर हर इंटायर लाइफ। ओह माय गॉड। एक माँ बाप पे क्या बीतेगी जब उनको पता चलेगा कि उनकी 7 साल की बच्ची को लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन खानी पड़ेगी फॉर दी प्रॉब्लम दैट शी वॉज फेसिंग।
बिकॉज डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे इशू क्या है। उसके चेकअप हुए, टेस्ट हुए, ईईजी वगैरह सब कुछ हुआ, ईसीजी एंड ऑल एवरीथिंग, ब्रेन का टेस्ट हुआ, बट कोई क्लॉट नहीं निकला, कुछ भी नहीं था। मतलब सीजर जो आते थे उसको, और फ्रीक्वेंट नहीं थे ये सीजर, कभी 3 महीने में एक बार आता था, कभी 6 Okay. महीने में एक बार आता था, कभी 2 महीने में। दीज वर नॉट, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं थी। तो मतलब कोई डायग्नोसिस हो ही नहीं पा रहा था कि ये क्यों हो रहा है। तो हमारी मेडिकल फील्ड, आई रियली थैंक देम व्हेन दे हेल्प इन इमरजेंसी केसेस, एक्सीडेंटल केसेस। बट उसके अलावा मैं एक बात ये भी कहूँगा कि जो चीज़ उनको पता नहीं चलती है उसमें वो मेडिकेशन देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं, और इन सारी मेडिकेशंस का हमारे माइंड पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट होता है। ये ब्रेन को डल करती जाती है मेडिकेशन। तो अब उनके पेरेंट्स परेशान थे कि क्या करें, लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन नहीं दे सकते हैं। उन्होंने अप्रोच की डिफरेंट मोडालिटीज़ की, योग में क्या कर सकते हैं, उन्होंने आयुर्वेद में शिरोधारा एंड ऑल स्टार्ट किया। फिर मेरे पास मेरी स्टूडेंट ने बताया कि सर ऐसा ऐसा केस है, आई लुक अप टू यू इन अ सर्टेन वे, क्योंकि मैं मे बी वॉट एवर शी फील्स फॉर मी। तो उन्होंने कहा हम योग में क्या क्या कर सकते हैं। मैंने केस सुना, मुझे केस नॉर्मल नहीं लगा, क्योंकि मेडिकली कुछ भी सामने नहीं आया था, बट वो बच्ची 4-5 साल से ही प्रॉब्लम फेस कर रही थी, और वो धीरे 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 डल होती जा रही थी। उनकी मॉम ने मुझे फ़ोन पे कन्वर्सेशन पे बताया कि व्हेन शी वाज 2 टिल दैट टाइम शी वाज क्वाइट चीयरफुल, और वो धीरे धीरे एकदम सबमिसिव होती गई, पूरी तरह से डल होती गई, इंट्रोवर्ट होती गई, और अब ये स्टेट थी कि वो बात भी नहीं करती थी ज़्यादा लोगों से। सिर्फ जो थोड़े बहुत लोग जान पहचान में थे, रिलेटिव से, उन्हीं से बात कन्वर्सेशन होता था। तो मैंने कहा भाई योग में ये हम प्रोसेस कर सकते हैं, बट ये केस नॉर्मल नहीं लग रहा है मुझे, इसमें एनर्जी हीलिंग रिक्वायर्ड होगी। सो शी कन्वेड दैट मैसेज टू हर रिलेटिव्स इन गुवाहाटी। फ़ोन पे मेरी बात हुई, मैंने उनका केस सुना, मैंने कुछ उनसे सिम्टम्स पूछे, ऐसा होता है क्या कि ये बच्ची आइसोलेट होकर रहती है, ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है लोगों से इसका, और चेंजेस आए, फ्रीक्वेंट चेंजेस आए हैं। फिर मैंने ये भी पूछा कि क्या इसकी कन्वर्सेशन भी होती है विद समवन जो है ही नहीं। ओह, बिकॉज आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर डिफरेंट डायमेंशन ऑल्सो। बिकॉज देखिए कभी कभी तो केस होता है, सीजर्स का रीज़न होता है क्लॉट होता है ब्रेन में, yes. हम वो ही डेफिनेटली हील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनर्जी हीलिंग। बट यहाँ पता ही नहीं था क्या हो रहा है, क्योंकि मेडिकल डायग्नोसिस नहीं थे, कोई क्लॉट नहीं था। तो उन्होंने कुछ ऐसी मुझे चीज़ें बताई कि येस, व्हेन शी वाज 2 शी यूज्ड टू नरेट स्टोरीज़। वो अपने 2 फीमेल फ्रेंड्स के नाम लेती थी और उनके थ्रू कुछ स्टोरीज़ बताती थी, अपनी स्टोरी नरेट करती थी, और कहती थी हमारे पूरे फैमिली में, रिलेशन में ऐसे 2 नाम कहीं नहीं थे फीमेल्स के। और कभी कभी हमने उसको दीवारों से बात करते हुए देखा, तो आई गॉट अफ्रेड। और कहते थे कि ये बात उनके पेरेंट्स ने कभी एक्सेप्ट नहीं की कि बियॉन्ड मेडिकल शायद कुछ और रीज़न है। मैंने कहा आप आइए, हीलिंग करनी पड़ेगी। जब मैंने उनकी हीलिंग स्टार्ट की, तो जब वो मेरे पास आई थी बच्ची, तो वो पूरी अपना फेस नहीं दिखा रही थी, वो अपने पेरेंट्स को इस तरह से होल्ड करके बस खड़ी हुई थी, इतनी डर फियरफुल थी वो। पुणे में? और हाँ, पुणे में जब आई, यहाँ पर बुलाया वो गुवाहाटी से पुणे आए, हस्बैंड वाइफ आए अपनी बच्ची को लेके, 1 वीक के लिए मैंने बोला था आप आइए। तो फर्स्ट डे जब हमने हीलिंग स्टार्ट की, उसका मैं फेस भी नहीं देख पाया था, बिकॉज वो पूरे टाइम ऐसे सिमटी हुई थी बस, वो इतनी ज़्यादा एक शेल में थी। बट हीलिंग के 2 दिन जब हुए, तब वो थोड़ा सा ओपन अप हुई, एंड आफ्टर 2 days आई रियलाइज्ड इंट्यूटिवली, आई फेल्ट कि दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल केस, दिस इज़ अ पैरानॉर्मल केस। यहाँ पर कुछ एक्सटर्नल नेगेटिव एनर्जीज़ का इन्फ्लुएंस था। वाओ, ये एंगल मैं यहाँ पर ला रहा हूँ बिकॉज आई हैव सीन दिस, आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस डायमेंशन अराउंड 3 years बैक इन माई करियर कह सकते हैं, या इन माई जर्नी कह सकते हैं। 3-4 साल पहले मेरे पास पहली बार ऐसा एक केस आया था। और चलिए कम बैक टू दिस केस। जब मैंने एक्सपीरियंस कर लिया कि सेकेंड हीलिंग के बाद इनके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, कोई एक्सटर्नल डायमेंशन है, कुछ नेगेटिव एनर्जी इनके साथ कनेक्टेड है फॉर श्योर। क्या है, कितना है, वो नहीं समझ में आ रहा था अभी। नेक्स्ट डे मैंने उनको बुलाया, उनसे कहा मैंने बैठिए, मैंने कहा बात करनी है। मैंने उनको कहा कि आपका अपने रिश्तेदारों में, रिलेटिव्स में किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा हुआ है, सम पीपल आर नॉट एट ऑल हैप्पी विद यू, कुछ ऐसे लोग हैं? उन्होंने कहा हाँ है। तो मैंने कहा मुझे ये भी इंट्यूटिवली फील हुआ है कि इस बच्ची को 1.5 year में इसके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया गया है, और आपके ही किसी अपने ने करवाया है, आउट ऑफ शेयर जेलेसी, जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस हैं। उन्होंने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया था, और मेरी बातें सुनकर उनको मतलब वो साइलेंट हो गए।
पहले तो, क्योंकि शायद उनको पहले भी लोगों ने ऐसा बताया होगा, बट दे वर कम्प्लीटली इन डिनाइल मोड कि ये तो हो ही नहीं सकता है। बहुत लोग ऐसे डिनाइल मोड में रहते हैं। अब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि सर आप ये बता रहे हैं तो मैं डिनाई तो नहीं कर सकता हूँ, ब्लैक मैजिक का एंगल हो सकता है, क्योंकि अब आपने बताया कि 1.5 साल में इसके ऊपर हुआ है। मैंने उनको ये भी बताया कि शायद जो एंटिटी इसके ऊपर थी, शायद अभी मोर देन वन थी, बट अभी एक कंफर्म है, और जो है दैट इज़ अराउंड अ टीनेज। वो एंटिटी टीनेज है, मे बी 12-13 साल भी हो सकती है, 18-20 हो सकती है, बट टीनेज और यंग एज में है। अब उन्होंने मुझे बताना शुरू किया। नाउ लिसन, जो उन्होंने अब तक नहीं बताया था कि वो एट द एज ऑफ 2 बात करती थी, ये मुझे बाद में बताया, और जो डिस्क्रिप्शन देती थी अपने फ्रेंड्स का वो सिमिलर था। जो मैंने उनको टीनेज बताई एंटिटी, वो सिमिलर था, ऑन सेम लाइंस वो डिस्क्रिप्शन देती थी। वो शायद 2 साल की एज में अपनी नानी के यहाँ गई थी, तब उसने एक वाइट इमेज देखी क्रॉस होते हुए और एक ब्लैक इमेज देखी क्रॉस होते हुए। उसके बाद उसकी कन्वर्सेशन भी हुई। स्टिल नाउ आई एम गेटिंग गूज बम्प्स जब मैं आपको बता रहा हूँ तो उसकी कन्वर्सेशन भी हुई बाद में, बट वो बच्ची बहुत छोटी थी, 3 साल की, तो वो अपने माँ बाप से बता नहीं पा रही थी। मैंने कहा आप इससे पूछिए, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो इसने आपको अभी तक नहीं बताई हैं 4 साल बाद भी। उन्होंने जब घर जाके पूछा तब उन्होंने बताया कि हाँ सर ये बात भी करती थी, इसको कोई दिखता था, बट वो फिनोमिना धीरे धीरे कम हो गया। तो देन आई वॉज 100% श्योर कि हाँ जो मुझे डिटेक्ट हो रहा था ये 100% वही केस है, और वहाँ एक्सेप्ट हुआ। हमने 8-9 डेज़ उनकी हीलिंग की, एंड उसके बाद वो लड़की का ऑरा इतना ब्राइट होके निकला जो नेचुरल था उसका, तो उसकी क्लेंजिंग हो गई। बट हम उसकी अभी डिस्टेंस हीलिंग कर रहे हैं, दे आर बैक टू गुवाहाटी, क्योंकि ऐसे केसेस में हमें हीलिंग थोड़ी प्रोलॉन्ग टाइम तक करनी पड़ती है, ताकि क्योंकि जब एक नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी में 4-5 साल वो होस्ट कर लेती है तो जल्दी छोड़ती नहीं है। ये ऐसा ही है कि हम एक घर में रह रहे हैं 5 साल तक, हमें उससे अटैचमेंट हो जाता है, हम कोई अगर निकाले भी तो हम जल्दी निकलते नहीं हैं, तो हमें हीलिंग थोड़ा कंटिन्यू करनी पड़ती है। अभी मैं उनकी हीलिंग कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं गुवाहाटी अभी जा भी रहा हूँ, तो उनसे मुलाकात भी होगी मेरी। बट after 9-10 sessions the girl was in a very different, vibrating at a very different level, at a very good level। वो काफ़ी ब्राइट थी, मुझसे खुद बात कर रही थी। जो लड़की पहले मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखा रही थी, वो लास्ट डे 7th डे मुझसे बात कर रही थी, और उनके पेरेंट्स बहुत खुश थे। तो मतलब बहुत कुछ होता है। मैं अगर आपको बताऊं, कई बार ऐसे केसेस जिनको हम डिप्रेशन बोल देते हैं और उनको हम पिल्स पे डाल देते हैं, आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, वो और कुछ नहीं करेंगे, वो आपको पिल्स दे देंगे कि मॉर्निंग में ये पिल खानी है, इवनिंग में ये पिल खानी है। अब वो ब्रेन को ये पिल्स क्या करती हैं, डल करती जाती हैं। साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट कहते हैं मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिक, स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं, या फिर मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि कोई और डायमेंशन हो भी सकता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है तो ट्रीटमेंट नहीं है। जब एक्सेप्टेंस नहीं होता है तो ऐसे पार्टिसिपेंट, ऐसे लोग बेचारे कहीं के नहीं रहते हैं, क्योंकि उनको मेडिकेशन पे डाल दिया जाता है, उनकी लाइफ और डल हो जाती है, और कोई और ऑप्शन एक्सप्लोर किया ही नहीं जाता है, क्योंकि आपको डॉक्टर ने बता दिया कि भाई मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, दिमाग का कुछ लोचा है, इसको मेडिकेशन पे डालो। उनका ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग नहीं होगा, वो पूरी ज़िंदगी मेडिकेशन पे रहेंगे, उनका ब्रेन डल हो जाएगा, पूरी लाइफ कलरलेस हो जाएगी, ग्रे एंड डार्क हो जाएगी, डल हो जाएगी। तो अब ये जब हम प्रोसेस करते हैं हीलिंग का, तो जो रिसीवर होता है वो क्या एक्सपीरियंस करता है? सबका अलग अलग होगा ना? सबका अलग अलग होता है। जब हम प्रोसेस करते हैं तो रिसीवर को सेंसेशंस होते हैं अपने बॉडी में। वो सेंसेशंस एनर्जी फ्लो के हो सकते हैं, आपके हैंड में हो सकते हैं, आपके लेग्स में हो सकते हैं, चक्रास में एनर्जी फ्लो हो सकती है, एनर्जी रोटेट कर सकती है, पेन हो सकता है बॉडी के किसी पार्ट में, फीलिंग ऑफ वार्मनेस, और फीलिंग ऑफ, कभी कभी कुछ केसेस में फीलिंग ऑफ कोल्डनेस भी होता है, ठंडा भी फील करते हैं हम। तो ये सारे सेंसेशंस हो सकते हैं, आपका फ्रेम ऑफ माइंड एकदम से चेंज हो सकता है, थॉट पैटर्न्स बदल सकते हैं। बट हर एक इंसान जो एनर्जी हीलिंग करवाता है वो फर्स्ट या सेकंड सेशन में इसमें से कुछ एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस करता है, कुछ सेंसेशंस या जो सिम्टम्स हैं इनको एक्सपीरियंस करता ही है। वो इस तरह के चेंजेस होते हैं, बिकॉज अभी जो एनर्जी बॉडी में ब्लॉक्स हैं वो हट रहे हैं। तो जब एनर्जी फ्रीली मूव होती है तो जो भी एलिमेंट्स हैं वो करेक्ट करेगी। जहाँ भी ब्लड क्लॉट हुआ है उसको हटाया जाएगा, जहाँ न्यूट्रिएंट सप्लाई कम है उसको दी जाएगी। तो कई बार हमें मसल पेन हो सकता है, सेंसेशन होते हैं एनर्जी फ्लो के। जो इंसान जितना रिसेप्टिव होता है उसको उतने ज़्यादा सेंसेशंस फील होते हैं, या उतने ही ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होते हैं।
जिसकी रिसेप्टिविटी कम है उसको बेसिक सेंसेशंस होंगे, बट होते सबको हैं 1 और 2 सेशन। ये इन पर्सन हो या लॉन्ग डिस्टेंस हो? दोनों में सेंसेशंस आपको फील होंगे। अगर रिसेप्टिव हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस में भी आपको पहले सेशन में ही फील हो जाएंगे। अगर रिसेप्टिविटी कम है तो मे बी 2 या 3 सेशन के बाद यू वुड स्टार्ट फीलिंग द सेंसेशंस एंड दैट एनर्जी इज फ्लोइंग थ्रू यू। एक दो जगह पे मैंने पढ़ा था कि somebody would experience tremors, किसी को जैसे आपने बोला एकदम ठंड लगती है तो जब एनर्जी हमारे चक्रास में केओटिक होती है, केओटिक ज़्यादातर लोग केओटिक एनर्जी के साथ ही जी रहे हैं, माइंड में केओस चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वहाँ पर हमें हीट होती है, वार्मनेस फील होती है, और 80% ऑफ द टाइम वार्मनेस फील होती है। ओके। कहीं सम पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ प्राण, डिप्राइव्ड ऑफ एनर्जी, उनकी बॉडी में प्राण का क्वांटम ही, एनर्जी का क्वांटम बहुत कम होता है। तो जो लोग एनर्जी डेफिशिएंट हैं वहाँ पर कोल्ड सेंसेशंस होते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि, बट ऐसा बहुत कम होता है, एनर्जी डेप्रिवेशन बहुत कम होता है, मोस्टली केओटिक एनर्जी होती है। उसमें भी हर चक्रा पे अलग अलग होता है, किसी का विशुद्धि ब्लॉक हो सकता है, किसी का स्वादिष्ठान ज़्यादा ब्लॉक हो सकता है, किसी का मणिपुर में इश्यूज़ होते हैं। मणिपुर में काफ़ी इश्यूज़ दिखते हैं आजकल में मुझे, मणिपुर और स्वादिष्ठान में, इसीलिए लोगों को कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, मेटाबॉलिज्म इश्यूज़, एनर्जी लेवल इश्यूज, डलनेस, ये सब काफ़ी होते हैं, क्योंकि कई लोगों का मणिपुर चक्र वीक होता है। अग्ना चक्र पे बहुत लोगों के ब्लॉकेजेस होते हैं, इसीलिए उनको डे टू डे एक्टिविटीज़ में क्लैरिटी नहीं मिलती है, वो कन्फ्यूजन मोड में रहते हैं, एंड डिसीजन मेकिंग उनकी वीक होती है। दे ऑलवेज हैव टू रिलाई अपॉन अदर्स कि मैं ये क्या करूँ, प्लीज़ टेल मी, गाइड मी। वो गाइडेंस नहीं होता है उनके पास, क्योंकि उनका थर्ड आई ब्लॉक हो रहा है। और कई लोगों का, और थर्ड आई हमारे इंट्यूशन को गवर्न करता है, हमारे सेल्फ कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग, इन सब को गवर्न करता है। थर्ड आई ब्लॉक है तो ये सारे एस्पेक्ट्स हमारे डल हो जाएंगे। क्राउन चक्र इज फ्रेम वेयर वी टेक डिवाइन एनर्जी, वी टेक डिवाइन गाइडेंस। अगर क्राउन चक्र पे ब्लॉकेजेस हैं तो इंसान की ओवरऑल लाइफ ही बहुत डल रहती है, मेंटली, फिजिकली बोथ। इसीलिए इसी तरह से सारे चक्रास का हमारी लाइफ के अलग अलग डिफरेंट एस्पेक्ट से कनेक्टेड है। ओके, सो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस रहेगा बेस्ड ऑन उनके कहाँ से, बेस्ड ऑन देयर जर्नी, बेस्ड ऑन कि अभी वो लाइफ के किस पॉइंट पे हैं, वो फिजिकली ज़्यादा चैलेंजिंग फील कर रहे हैं या मेंटली ज़्यादा चैलेंजेस फील कर रहे हैं, वैसे उनके एक्सपीरियंसेस रहेंगे। वाओ। तो ऐसा कुछ नहीं है, या देयर इज नोबडी हु शुड नॉट रिसीव रेकी, एवरीबडी should be able to receive Reiki, and बच्चे भी, like you went to the womb, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं रह जाता है। जब हम womb को दे सकते हैं तो इवन अ 1 year child could receive, इवन अ 80-year-old senior citizen could receive, इवन एट द टाइम ऑफ डेथ। अगर मान लीजिए कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर पार्टिसिपेंट डेथ बेड पे है, कोई मेजर डिजीज़ है, बट दे आर नॉट एबल टू लीव देयर बॉडी। कुछ लोग 1-2 महीने तक डेथ बेड पे रहते हैं, बीमार हैं, हेल्पलेस हैं, मतलब कंप्लीटली ऑन अदर्स मर्सी, कि लोग उनको आके खाना दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जो बॉडी को नहीं छोड़ पा रहे हैं। उन केसेस में अगर हम हीलिंग करते हैं तो ऐसे सोल्स को, एनर्जीज़ को बॉडी छोड़ने में आसानी मिलती है, उनको एक वेंट मिलता है। बिकॉज कहीं ना कहीं वो या तो डिज़ायर से बाउंड हैं, वो बॉडी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, या फिर कुछ कार्मिक इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से उनको शायद और भोगना है और परेशान होना है, वो बॉडी नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो वहाँ भी एनर्जी का इंटरवेंशन अगर होता है तो एक सूदिंग वे में पार्टिसिपेंट को हम रिलीव करके वो एनर्जी बॉडी से निकल सकती है। राइट फ्रॉम स्टार्ट ऑफ लाइफ और एंड ऑफ लाइफ तक हर एक फेज में एनर्जी हीलिंग वर्क करती है। ओह हाउ नाइस। यस, मुझे भी इतना नहीं पता था। स्लोली व्हेन आई वेंट डीपर इनटू इट, देन आई रियलाइज्ड कि हर एक डायमेंशन को हम हील कर सकते हैं, इवन डायमेंशन विच वी कैन नॉट सी थ्रू आवर आइज, इवन अकल्ट, इवन नॉन फिजिकल पैरानॉर्मल थिंग्स कैन बी हील्ड। अब वो 100% हील होते हैं कि नहीं, वो दावा नहीं किया जा सकता है, दैट कैन नॉट बी सेड विद कन्विक्शन। बट अगर एक इंसान अपनी लाइफ में बिल्कुल ही मिजरेबल हो चुका है, डिप्रेशन में जा चुका है, तो हम 100% उसको इतना रिवाइव कर सकते हैं कि वो अपनी लाइफ को एक कलरफुल वे में जी पाए। बाकी तो रेस्ट डिपेंड्स, अलॉट डिपेंड्स ऑन देयर इंडिविजुअल कर्मास ऑल्सो। क्या उनके कर्मास में पूरी तरह से हील होना है? अगर है तो वो हो जाएंगे। अगर ये है कि नहीं, 100% हीलिंग नहीं होनी है, कुछ प्रॉब्लम्स तो आगे भी आनी है, तो शायद उनकी 70-80% हीलिंग हो जाएगी, ताकि वो अपनी लाइफ एक नॉर्मल वे में लीड कर पाए।
यहाँ पर एक कैच आता है, कई लोग एक शौकिया तौर पर हीलर बन जाते हैं, उनको अच्छा लगता है कहने में दैट आई एम अ हीलर। रियली ऐसे भी होते हैं? ऐसा होता है, विदाउट सफिशिएंटली क्लेंजिंग देमसेल्व्स एट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल लेवल, वो एकदम से कूद पड़ते हैं एनर्जी हीलिंग में। वहाँ पर दे डोंट अंडरस्टैंड कि जब हम किसी के एनर्जी को टच करते हैं तो हमारा ऑरा इतना स्ट्रांग होना चाहिए, हमारी एनर्जी इतनी प्योर होनी चाहिए और हमारी शील्डिंग इतनी होनी चाहिए कि उसका ऑरा हमें इफ़ेक्ट ना करे। हाँ। तो जब भी हाफ प्रिपेयर्ड हीलर आ जाते हैं और वो हीलिंग करना शुरू कर देते हैं तो दूसरों का ऑरा उनको इफ़ेक्ट करता है, उनकी खुद की लाइफ में केओस आने लगता है, एट हेल्थ, एट फिजिकल मेंटल हेल्थ, एट रिलेशनशिप, एट वर्क, ये होता है। तो इसीलिए मैं एडवाइस करूँगा कि आप खुद की हीलिंग करिए, जितनी मर्जी करिए, बट रैंडम लोगों की हीलिंग के लिए आप तब जाइए जब आप 2-3-4 साल खुद की प्रॉपर हीलिंग कर चुके हों, अपनी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स आपको लगता हो ऐसा कि नहीं सॉर्ट ऑफ बैलेंस हैं अभी। अदरवाइज आप जितना ज़्यादा रैंडम लोगों की हीलिंग में जाएंगे उनका ऑरा आपको इफेक्ट करेगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वो था, ओके बिकॉज या आई मीन आप इतने लोगों की हीलिंग कर रहे हो, यू नो सो मेनी पीपल आर गोइंग थ्रू व्हाटएवर इश्यूज, इंटेंस ट्रॉमा, डजंट इट? हाँ, वो आपको असर नहीं करता? करता है। मैं अगर बताऊं, आई वॉज व्हेन आई स्टार्टेड विद हीलिंग, तब तो मैं थोड़ा सा एक बहुत केयरफुल एटीट्यूड से लेता था केसेस, बट बाद में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है और थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है। तो 2-3 साल के बाद मैंने कहा नाउ आई कैन हील एनीथिंग। तो होता है जब एक मोडालिटी में आप एंटर होते हो एंड नेचर आपको जब रिवॉर्ड करने लगता है तो कभी कभी आप थोड़ा सा एक एलिमेंट ऑफ प्राइड आ जाता है आपके अंदर। तो उसी में मैंने कुछ एक ऐसे केसेस ले लिए जहाँ मुझे बाद में पता चला कि यहाँ नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस है। आई एम टॉकिंग अबाउट 3 to 4 years बैक। और मैंने कहा कि नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, आई विल डू इट। और करते 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 वो पार्टिसिपेंट तो बेटर होता गया, बट वहाँ इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था नेगेटिव एनर्जी का। बट मैं डल होना शुरू हो गया, मेरी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट आता गया। फिर भी मैंने कंटिन्यू किया। जब फाइनली एक दिन ऐसा लगा मुझे कि सुबह उठने में भी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे स्पिनिंग हो रही है, डलनेस लग रही है बहुत ज़्यादा, मैंने कहा यार ये शायद आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। मैंने उनको कहा कि आई एम सॉरी बट हीलिंग कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, जितनी मैंने कर दी शायद डिवाइन और नहीं चाहता है अभी, बिकॉज माई हेल्थ इज़ गेटिंग अफेक्टेड, तो मैं कंटिन्यू इसको नहीं कर पाऊँगा। आई एम रियली सॉरी, आई प्रे फॉर यू कि यू गेट हील्ड एज सुन एज पॉसिबल। बट वहाँ मैंने रोकी हीलिंग और मुझे खुद को हील करने में 2 महीने लगे वापस आने में। देन आई अंडरस्टूड कि अगर आप विदाउट प्रॉपर प्रिपरेशन जाते हैं इन हीलिंग मोडालिटीज़ में, बिकॉज पीपल कैन कम अप विद एनीथिंग। उनका सिर्फ स्ट्रेस ट्रॉमा है या उस स्ट्रेस ट्रॉमा के साथ एक हाई लेवल की नेगेटिविटी भी उनसे जुड़ी है, आपको नहीं पता होता है। जब आप हील करना शुरू करेंगे तब पता चलेगा। फिर मैंने अपनी साधना को, अपनी प्रैक्टिसेस को, अपने ध्यान को मैं नेक्स्ट लेवल पर ले गया। देन इन पास्ट 2-3 years with divine grace, now I am able to do some intervention in such paranormal cases। मैं ये भी चैलेंज नहीं करता हूँ किसी भी पैरानॉर्मल केस में कि मैं इसको 100% हील कर सकता हूँ। इट्स नॉट इन माई हैंड्स बिकॉज आई एम नॉट डूइंग इट, इट्स ऑल डिविनिटी दैट इज डूइंग इट। बट उस डिविनिटी का टूल बनने के लिए आपको उतना स्ट्रांग होना पड़ता है। यू आर नथिंग बट अ टूल, नथिंग बट अ मीडियम। बट उस मीडियम के लिए आपकी अपनी प्योरिटी और क्लेंजिंग और माइंड की स्टेबिलिटी, वैराग भाव जिसको हम कहते हैं, डिटैचमेंट मोड, वो बहुत ज़रूरी है। वो डेवलप करने में और 2-3-4 साल लगे। सो अभी मैं इन केसेस में चला जाता हूँ और कुछ केसेस 100% हील हो गए हैं, कुछ 50-60% भी हुए हैं जहाँ 100% हीलिंग नहीं हुई है, बट वो पार्टिसिपेंट एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा है, बट वो कभी कभी कुछ ऐसे फिनोमेना एक्सपीरियंस करता है। वहाँ पर वो कुछ लोग आना बंद कर देते हैं। अब अगर उनको कहते हैं कई बार 1-2 महीने में हील नहीं होते, मैं कहता हूँ भाई आपके साथ प्रॉब्लम इतनी इंटेंस है, आपको ज़्यादा करवानी पड़ेगी हीलिंग। तो लोग भी एक पॉइंट पे आना बंद कर देते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू डू योर ओन प्रिपरेशन। जिस लेवल की बीमारी आपको ठीक करनी है उस लेवल पे आपको एजुकेट होना पड़ेगा, अपने टैलेंट को निखारना पड़ेगा, आपको आपकी एनर्जीज़ को आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो आपको भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। Wow. This was so interesting Yes, and pretty yes, yes. intense. Maza aaya. So on that note, we will end this podcast. And thanks a lot, Satyam, once again for coming. And I hope आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा
आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग टिडबिट्स मिलेंगे एंड होप सम ऑफ यू माइट जस्ट get into the journey of healing yourself and getting into Reiki Yeah. and yoga. You Yeah, never yeah, know. और अगर आपको सत्यम को कांटेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में उनकी डिटेल्स रहेंगे, सो यू प्लीज़ टेक अ लुक एट दोज डिटेल्स एंड डू गेट इन टच विथ हिम इफ़ यू फील द कॉलिंग. या and please do subscribe, like, and leave your comments on this podcast. Give us ideas what you would like to hear from us. Thank you so much.